हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम उन एंटीवायरल ड्रग्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं जो कि हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। हेपेटाइटिस बी एक लिवर डिसीज़ है। इसमें लिवर पर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन एक्यूट या फिर क्रॉनिक हो सकता है। अगर इन्फेक्शन 6 महीने तक ठीक ना हो तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है वो डिलीवरी के दौरान मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा ये इन्फेक्टेड ब्लड, सलाइवा, वजाइनल सेक्रीशंस और सीमन से भी ट्रांसमिट होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का अगर ट्रीटमेंट ना हो तो इससे सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी में यूज़ होने वाली ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल को समझ लें। लुक एट दिस चार्ट। ये हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल दिखा रहा है। ये है एक लिवर सेल जिसको हेपाटोसाइट कहते हैं और ये है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर सेल पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड हो जाती है। वायरस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से लिवर सेल के अंदर पहुंच जाती है। वायरस अनकोट होती है, ऊपर का एनवेलप और कैप्सिड अलग हो जाते हैं और वायरल डीएनए होस्ट सेल में रिलीज होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए एक आरसी डीएनए है, यानी कि रिलैक्स्ड सर्कुलर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एक इनकम्प्लीट डीएनए है। ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के न्यूक्लियस में पहुंचता है और वहाँ पर ये इनकम्प्लीट डीएनए से कंप्लीट डीएनए में बदल जाता है और इसको CCC डीएनए यानी कि कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे वायरल मैसेंजर आरएनए और वायरल प्रीजीनोमिक आरएनए बनते हैं। वायरल मैसेंजर आरएनए होस्ट राइबोसोम से अटैच होता है जिससे ट्रांसलेशन होता है और वायरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स बनते हैं। दूसरी ओर वायरल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वायरल प्रीजीनोमिक आरएनए से वायरल डीएनए का सिंथेसिस करता है। डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी ओर अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह वायरल डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब ये वायरल प्रोटीन्स और वायरल डीएनए ये सब गोल्जी अपरेटस में असेंबल होते हैं और वायरल प्रोजेनीज का सिंथेसिस होता है और ये वायरल प्रोजेनीज होस्ट लिवर सेल से बाहर निकलकर दूसरे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के लिए 3 तरह की ड्रग्स यूज होती हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स नेमली लैमिवुडीन एंड एंटेकोविर। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स नेमली एडिफोविर एंड टेनोफोविर। ये दोनों तरह की ड्रग्स हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। तीसरी तरह की जो ड्रग हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है वो है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। अब हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग्स की क्लासिफिकेशन समझते हैं। सो लुक एट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। सबसे पहले एक बार समझते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए और डीएनए बनाने के लिए यूज़ करे जाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बने होते हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड और शुगर के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड्स अगर फॉस्फोराइलेट हो जाएं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाने वाली एंटीवायरल ड्रग्स का स्ट्रक्चर
न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड्स जैसा होता है। इसीलिए ये ड्रग्स जब वायरल डीएनए बन रहा होता है तो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, उसमें शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई डीएनए चेन टर्मिनेट हो जाती है और वायरल डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है। सो दीज ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स, जिनको न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स भी कहते हैं। एडिफॉवर और टीनोफॉवर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP के न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दैट इज AMP एक न्यूक्लियोटाइड है। सेकेंड कैटेगरी की ड्रग्स आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, जिनको न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स भी कहते हैं। लैमिवुडीन साइटिडीन का एनालॉग है और एंटेकोविर गुआनोसाइन का एनालॉग है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स के अलावा इंटरफेरॉन अल्फा भी हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब सभी क्लासेस की फार्माकोलॉजी स्टडी कर लेते हैं। पहली कैटेगरी की ड्रग्स हैं न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स, एडिफॉवर एंड टीनोफॉवर। अब तक हम जान चुके हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एक डीएनए वायरस है। ये ड्रग्स वायरल डीएनए का सिंथेसिस रोक देती हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाती, हेपेटाइटिस बी वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP एक न्यूक्लियोटाइड है और एडिफॉवर और टीनोफॉवर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के मोनोफॉस्फेट एनालॉग्स हैं। इसीलिए इन ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जैसा है। इन ड्रग्स को ओरली दिया जाता है और होस्ट सेल में सेलुलर काइनेसेस इन ड्रग्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे कि एडिफॉवर डाइफॉस्फेट और टीनोफॉवर डाइफॉस्फेट बनते हैं। अब एडिफॉवर डाइफॉस्फेट और टीनोफॉवर डाइफॉस्फेट कॉम्पिटिटिवली एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देते हैं। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनहिबिट होने की वजह से वायरल प्रीजीनोमिक RNA वायरल DNA में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह वायरल DNA का सिंथेसिस रुक जाता है और हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाती। दूसरा, क्योंकि एडिफॉवर डाइफॉस्फेट और टीनोफॉवर डाइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड जैसा है, तो इसीलिए ड्रग्स एडेनोसिन की जगह वायरल डीएनए में, जिसका कि अभी सिंथेसिस हो रहा है, उस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, उस ड्रग में शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई डीएनए चेन टर्मिनेट हो जाती है और वायरल डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। सो दीज ड्रग्स प्रिवेंट रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। इन ड्रग्स को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये ड्रग्स लैमिवुडीन रेजिस्टेंट हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में भी इफ़ेक्टिव हैं। टीनोफॉवर को प्रिफर किया जाता है क्योंकि एडिफॉवर के कंपैरिजन में टीनोफॉवर की एफिकेसी ज़्यादा है, टॉलरेबिलिटी अच्छी है और वायरल रेजिस्टेंस का जो रिस्क है वो भी कम है। इन ड्रग्स का मेजर एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एडिफॉवर ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है और दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स हैं एडवर्स इफेक्ट्स लाइक हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। सेकेंड कैटेगरी की ड्रग्स हैं न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, लैमिवुडीन और एंटेकोविर। लैमिवुडीन साइटिडीन एनालॉग है और एंटेकोविर गुआनोसाइन एनालॉग है।
न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स की तरह ये ड्रग्स भी सेल के अंदर होस्ट काइनेसिस से फॉस्फोराइलेट होती हैं। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये ड्रग्स वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से प्रीजीनोमिक आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दूसरा, फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये ड्रग्स वायरल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, वो वायरल डीएनए जो कि अभी बन रहा होता है, और इसलिए इस वजह से बढ़ती हुई डीएनए चेन का टर्मिनेशन हो जाता है और वायरल डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इस तरह ये ड्रग्स वायरल डीएनए का सिंथेसिस रोक देती हैं और हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता। इन दोनों ड्रग्स को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लैमिवुडीन को फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी वायरस लैमिवुडीन से रेजिस्टेंट होती है, और इसीलिए लैमिवुडीन इन हेपेटाइटिस बी के केसेस में इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, जबकि एंटेकोविर काफ़ी इफ़ेक्टिव है और एंटेकोविर को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। पर अगर हेपेटाइटिस बी वायरस लैमिवुडीन से रेजिस्टेंट है तो उस केस में लैमिवुडीन रेजिस्टेंट हेपेटाइटिस बी के केस में एंटेकोविर इफ़ेक्टिव नहीं होती। सो एंटेकोविर शुड नॉट बी यूज्ड इन लैमिवुडीन रेजिस्टेंट हेपेटाइटिस बी। इन ड्रग्स के कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, फीवर, हेडेक। रेयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि न्यूरोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस। यहाँ पर आपको समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स वायरस की जो रेप्लिकेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने देते, पर ये ड्रग्स वायरस को इरेडिकेट नहीं कर सकती, और इसीलिए पेशेंट्स को ये ड्रग्स लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, या फिर हो सकता है कि ये ड्रग्स ज़िंदगी भर भी लेनी पड़े। तीसरी तरह की ड्रग है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। इंटरफेरॉन अल्फ़ा एक साइटोकाइन है। जब भी हमें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इंटरफेरॉन्स एंटी वायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। थेरेपेटिक पर्पस के लिए इंटरफेरॉन अल्फ़ा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा क्लिनिकली इंटरफेरॉन अल्फ़ा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा जब पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से कॉम्प्लेक्स होता है तो पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा बनता है। नाउ पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से ये सस्टेन्ड लंबे समय तक अपना क्लिनिकल इफ़ेक्ट दिखाता है। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ होस्ट सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे इंटरफेरॉन अल्फ़ा बाइंड करता है। इसके बाद सेल में इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है जो कि एंटीवायरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरफेरॉन्स इनहिबिट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरफेरॉन्स प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ वायरल आरएनए। वायरस के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाते। वायरस में जिस भी तरह का आरएनए प्रोड्यूस हुआ है वो भी ब्रेक हो जाता है। और इसके अलावा इंटरफेरॉन्स इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंटरफेरॉन्स इन्फेक्टेड लिवर सेल की सरफेस पर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ने से इन्फेक्टेड लिवर सेल्स की अपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि इन्फेक्टेड लिवर सेल्स की प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है, और इस तरह इन्फेक्टेड लिवर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन्फेक्शन दूसरे लिवर सेल्स में फैल नहीं पाता।
इंटरफेरॉन अल्फ़ा को पेरेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है और ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स। दूसरे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं बोन मैरो सप्रेशन, CNS effects like depressive mood and seizures। इंटरफेरॉन अल्फ़ा टेरोटोजेनिक होता है और इसीलिए इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो ये है ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा that are used in the treatment of chronic hepatitis B। प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के लिए या फिर इन ड्रग्स को यूज़ करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।